नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट 2 होने वाले हैं। लेक्चर नंबर पार्ट 2। अगर इस दोनों पार्ट को आप पहला करवा चुके हैं, कल ही वीडियो में हुआ, पहला पार्ट 1 हुआ, और इस दोनों पार्ट को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ तक पढ़े थे, पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़े थे, और आज पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ने स्वयं किया। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर एमोनियन ने स्थिति परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। एमोनियन ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्कालीन स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 में तक इटली का एकीकरण मेजनी काउट गैरिबल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमोनियन जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। याद रखेंगे इस बात को। इटली के एकीकरण 1871 में हुआ था, जिनका संबंध किससे था? मेजनी गैरिबल्डी, काउंट काबूर, विक्टर एमोनियन का काउंट काबूर का, विक्टर एमोनियन तक का काउंट काबूर का भी था। इस बात को याद रखें। इटली का एकीकरण 1871 में से हुआ था, शासक के योगदानों के कारण हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी। जर्मनी का एकीकरण। अब जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। दोनों देशों का एकीकरण साथ साथ ही संपन्न हुआ। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में सरलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक संघ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मन राज्य में जहां प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी, वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवादी की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। वस्तुतः जर्मन के एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों की जीत कर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था, और यही से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवी, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, काउंट हम्बोल्ट, अल्बर्ट जैकब ग्रिम आदि जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हीगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। अल्बर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। हाडेनेवर तथा नेवोलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायक नायिकाओं के जीवन चित्रों के द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार
अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था में पूरी तरह निकल कर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों को भी योगदान दिया। शिक्षकों का विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य में ब्रुसेल्स नामक सभा स्थापित की। वाइफर राज्य ने यना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। एडोल्फ मेटरनिख ने इस आंदोलन का कुचलने के लिए दमनकारी कानून कलसेवावाद के आदेश को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता का प्रबल धारा प्रभावित हो रही थी, जिससे एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जालवेरेन नामक आर्थिक संघ बनाया गया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उसे संघ ने जर्मनी क्षेत्रीय उद्योग को कुचल कर राष्ट्रीयवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं। याद रखेंगे, जालवेरेन कैसी संस्था थी? तो व्यापारी थी जालवेरेन। जी हाँ दोस्तों, जालवेरेन कैसी संस्था थी? याद रखेंगे, जालवेरेन कैसी संस्था थी? तो व्यापारिक संस्था थी। और किसने किया था? तो याद रखेंगे, पर्सा ने किया था। और कब किया था? 1834 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके काम आएंगे। कि याद रखेंगे, जालवेरेन कैसी संस्था थी? व्यापारिक थी। कब किया? 1834 ईस्वी में हुआ। किसने किया? पर्सा ने किया। इस बात को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हो पाए थे। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। सेक्सेनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु पर्सा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति के मेटरनिख युग का अंत भी कर दिया था। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादी वान गॉगरेन के नेतृत्व में मार्च 1848 में को पुराने संसद को सभा फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के लिए अधीन समस्या जर्मन राज्य को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजतत्व शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक, जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार शासक था, उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रिया संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणात्य राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्य में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गया, जिसे ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर दबा दिया। पर्सा अब तक समझा चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सेना शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका भाई विलियम पर्सा का शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचना में भी काफ़ी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेजी हुई। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मार्क, जो जर्मन डाइट में पर्सन प्रतिनिधि हुआ करता था, प्रारंभ से ही हीगेल के विचार से प्रभावित था और जर्मन संसद डाइट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय दे
आ रहा था, वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी। चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी हो, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझने थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सेना शक्ति। याद रखेंगे, बिस्मार्क किसके विषय से प्रभावित था? तो हीगेल के विचार से प्रभावित था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति अवलंबन किया। याद रखेंगे, बिस्मार्क ने कौन सा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद रखेंगे, बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था क्या? रक्त और लौह की नीति अवलंबन किया। सैन्य अपनियों से ही जर्मनी उपायों से जर्मनी का एकीकरण संभव था। उसने अपने देश में अनिवार्य सेना लागू कर दी। कलातार में उसने 1830 की ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करना शुरू किया, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण का भावना जोर पकड़ने लगी। बिस्मार्क ने अपने नीतियां से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी की मायना में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेस्विग और होल्स्टीन राज्यों में मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन डेनमार्क का नियंत्रण थी। जीतने के बाद स्लेस्विग प्रसा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। चूँकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी का मुख्य संख्या अधिक था, अतः प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं का भड़का कर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था और प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करते से रोक दिया। चूँकि बिस्मार्क की नीतियां अंतर्गत ऑस्ट्रिया में युद्ध करना आवश्यक था, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रामक साबित करना चाहता था, अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहेगा। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र देने का वादा किया। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर एमोलियन से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली ऑस्ट्रिया क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। अतः अपने अपमान से समुद्र ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा, याद रखेंगे, 1866 ईस्वी में फ्रांस के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया दोनों तरह से युद्ध में फंसकर वही बुरी तरह पराजित हो गई। इस तरह ऑस्ट्रिया जर्मनी क्षेत्र पर प्रभाव समाप्त हो गया। इस तरह जर्मनी का एकीकरण 2/3 कार्य पूरा हो गया। MW क्लासेस। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी सीमाओं के मामले में फ्रांस का हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया और प्रसा के इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांग बिस्मार्क ने इस बात तोड़कर मरोक्को प्रेस में जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादी ने इसका खुलकर विरोध किया शुरू कर दिया। इसके चिढ़ कर 19 जून 1870 ईस्वी के फ्रांस नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसी जबरदस्त हार हुई। तदुपरांत 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा
द्वारा राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? याद रखें, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इस बात को याद रखें, फ्रैंकफर्ट 1871 ईस्वी में हुई थी, इसमें हुई थी। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ दो बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपियन राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई। वस्तु इसके मूल राष्ट्रीयता की भावना, एक लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इस राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी के प्रभाव ने ओटोमन साम्राज्य के पतन का हंगरी का अंतिम रूप दिया। बाल्क क्षेत्र के राष्ट्रवाद के प्रसार के खिलाफ जाति का संगठित कर संवर्धन को जन्म दिया। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रवादी आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा, जिसके कारण उसे पछताए का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनानी सभ्यता, साहित्य का प्रगति, विचार प्रदर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। पूर्व जागरण काल से इनमें प्रेरणा लेकर पछतावा देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति ने यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना का लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। ईसाई जगत ग्रीक, कैथोलिक तथा रोमन कैथोलिक चर्चा में विभक्त था। काफी गर्मी बढ़ रही है। फलतः तुर्की शासक के स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाने जाने लगा। इसके लिए इन्होंने हितोरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। इसके उद्देश्य तुर्की शासक को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नृत्य के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्य वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उदात्त थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगे। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान के स्वतंत्रता पदाक्षर का यूनान में विस्फोट स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासक द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संकलन को बुरी तरह कुचल शुरू कर गया। 1821 ईस्वी में ओलेक्सियस चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान के विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिख के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद की मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1867 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थक संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों संयुक्त सेना से नवारहिनों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थक में सिर्फ मिस्र सेना की आई युद्ध मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की के नाममात्र की प्रभुता में यूनानी स्वायत्तता देने की बात हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों
को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस की यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। बहरिया के शासक ओटो का स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा कि MW क्लासेस अब आ गया हंगरी। राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूपी हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया पूर्ण प्रभुत्व था। 1848 ईस्वी के क्रांति प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीयता आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसूत तथा फ्रांसीसी डिक नामक क्रांति के द्वारा किया जा रहा था। कोसूत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज की अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिनिधि लगा दिया गया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा। कोसूत ने ऑस्ट्रियाई अधिपत्यता की विरोधी करना शुरू किया, व्यक्ति व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों पर जनता पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया। अतः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार हंगरी की कई बातों मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य सम्मिलित किए गए। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। समानती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीयता अस्मिता प्रदान की। याद रखेंगे, हंगरी की राजधानी कहाँ है तो बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासक के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। 1830 की क्रांति के प्रभाव यह उदारवादी पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिली तथा इस समय रूस के ने पोलैंड के विद्रोह जो कुचल दिया। बोहेमिया में जो ऑस्ट्रियाई शासक के अंतर्गत था भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया में बहुसंख्यकों के चेक जाता भी व्यवस्था शासन के मांग का स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन के हिंसात्मक रूप से धारणा कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारी का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाली क्रांति आंदोलन की उपलब्धियां स्थायी न रह सकी। परिणाम यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ, जो मूर्त रूप से यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप बालक क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों के एवं जातीय समूहों में भी यह भावना जोरी पकड़ने लगे। दूसरी तरफ बड़े यूरोपियन राज्यों तथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होने लगा। हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के यूरोप में होने वाले औद्योगिक क्रांति उतनी जिम्मेवारी भी थी जितने ही अन्य कारण थे। इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशिया एवं अफ्रीकी देशों अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपियन देशों ने अपने उपनिवेश स्थापना किए। इन उपनिवेशी शोषण पर औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। इस साम्राज्य प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा
बल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप में ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव ने यूरोप में ही नहीं वरन पूरे विश्व के जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एशिया उपनिवेश में ही विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के रूप में राष्ट्रीयता की लहर उपजी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपियन राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, याद रखिए टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के सुल्तान थे, इस बात को याद रखेंगे। स्वयं 1789 फ्रांसीसी क्रांति काफ़ी प्रभावित था। इसी प्रभाव के उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसका सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीयता चेतना को जगाना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद से संबंधित अपने विचारों के कारण ही 1821 ईस्वी के नेपल्स की क्रांति के विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया एवं 1830 की ईस्वी के स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया। कालांतर में भारत में 1857 याद रखें 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता का तत्व नजर आने लगे थे। इस प्रकार यूरोप में जर्मनी राष्ट्रीयता की भावना के प्रवर्तन यूरोप को एवं अंतर्यूरोप पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप में राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ ही कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। कुछ MW क्लास, कुछ NCERT किताब पे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम उसको पढ़ते हैं, नीचे दे गए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी का वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? याद रखें, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा की गई थी? याद रखें, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे बूर्बो वंश द्वारा। किसके द्वारा? बूर्बो वंश। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस जगह था? तो याद रखेंगे कार्बोनरी संगठन था। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। और 4 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। काउंट काबुल को विक्टोरिया ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। और छठा नंबर क्वेश्चन है गैरिबल्डी पैसेज क्या था? तो आपको इसी टाइम बोले थे गैरिबल्डी पैसेज क्या था? तो नाविक था। जर्मन राजधानी का निर्माण किसने किया था? याद रखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और 8वां नंबर क्वेश्चन है जालबरन एक संस्था थी। जालबरन कैसे संस्था थी? तो याद रखिए जालबरन व्यापारिक संस्था थी। और किसने किया था? परसा ने। कब किया था? 1834 ईस्वी में किया था। इस बात को याद रखेंगे। और 9वां नंबर क्वेश्चन है रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद रखेंगे रक्त एवं लोक को बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। और 11 नंबर क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान पन्या स्रोत माना जाता है? तो याद रखेंगे यूनान देश का। 1829 की इंडिया नौपरीक्षा के 10 के साथ तुर्की के साथ हुई थी।